एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 मैंने आपको बार बार बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि पहले जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको लीनियर फॉर्म में हमें चेंज करना है। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर्स में हैं, तो अगर वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हैं तो ये तो लीनियर इक्वेशंस बने ही नहीं, पॉलिनोमियल्स बना ही नहीं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरीके से जो ये वेरिएबल्स हैं इनको न्यूमरेटर में लेके जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड्स आपको आते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे मैं उन मेथड्स पे ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि इन छुट्टियों में आपने उस पर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। हॉलीडे होमवर्क पे भी बहुत सारे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए थे। तो अभी मैं सिर्फ फोकस करने वाली हूँ कि इन इक्वेशंस को हम लीनियर फॉर्म में कैसे लेके आएँ और सॉल्व आपको खुद करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस हैं 1/2x, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हमारे पास डिनोमिनेटर में है हम इनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है, जो कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 1/2 और जो वेरिएबल है वो नीचे है, मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो 1/x। ठीक है, लिख सकते हो 1/x प्लस यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 1/3 और इसके साथ में आप वेरिएबल को लिख सकते हो 1/y। x को आप ऊपर नहीं लिख दोगे, x हमारा नीचे है तो नीचे ही रहेगा, इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। ये फर्स्ट इक्वेशंस हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से लिख के बता रही हूँ। बाकियों में हम डायरेक्टली लिख देंगे, ये स्टेप हमें नहीं करना है हर बारी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं और जो 1/x है इस 1/x की जगह हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं अपनी तरफ से। यानी कि हम मान लेते हैं लेट 1/x को हम मान लेते हैं कोई भी एक नया वेरिएबल u और 1/y को हम मान लेते हैं कोई भी एक नया वेरिएबल v। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू है। तो 1/x की जगह पे आप u रख सकते हैं न्यूमरेटर में, 1/y की जगह पे आप न्यूमरेटर में v रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो 1/2 1/x की जगह पे u न्यूमरेटर में चला जाएगा प्लस 1/3 v न्यूमरेटर में इक्वल्स टू 2। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड 1/3 u प्लस 1/2 v इक्वल्स टू 13/6। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। बस ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर देना है किसी भी मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u और v की। मुझे सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड लगता है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए मुझे या तो मैं इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम बना दूं या इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम बना दूं। ये 1/2 है, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/2 से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 1/3 एंड इक्वेशन 2 with 1/2। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/3 2 = 6, 1 1 = 1, 2 3 = 6 u, ये बन जाएगी 1/9v, ये बन जाएगी 2/3 और ये क्या बन जाएगी 1/6 u प्लस 1/4v इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा ये, अगर फ्रैक्शन में है कोई बात नहीं, आप इसको रफ में सॉल्व करके लिख सकते हैं। अगर 1/9 माइनस 1/4, एलसीएम लिया 36, 4 माइनस 9, 5/36 आ गया, तो आ जाएगा -5/36v इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रफ में करके देख लेते हैं। रफ में ना चाहो तो यहाँ भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे 2/3 माइनस 13/12। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा यहाँ पे 12, 8, 13 में से 8 गया 5 माइनस 5/12 आ जाएगा -5/12। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 5/12 इंटू 36/5, 5 कैंसिल, 12 v आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ पे v की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब v से हम u निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप यूज कर लो, मैं फर्स्ट वाली में यूज कर लेती हूँ। यूजिंग v इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा 1/2u प्लस 1/3, v की जगह पे 3 इक्वल्स टू 2, 3 कैंसिल, 1/2u प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 1/2, एक सेकेंड, यस हाँ, तो 1/2 u इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, u आ जाएगा आपके पास 2। नाउ यू हैव गॉट u एंड v। अब हमने u और v किसको माना था? u माना था 1/x को, तो हमारे पास आ गई 1/x की वैल्यू आ गई। u क्या है 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सिमिलरली हमने 1/y माना था v को, v की वैल्यू क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इस तरीके से आपको, तो यहाँ पे बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं, 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं, जिनकी हेल्प से हम पुराने वेरिएबल्स को x और y को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड देख लेते हैं। मैंने ये सॉल्व करके रखा ताकि वीडियो हमारी शॉर्ट बन सके। यहाँ पे 2/√x प्लस 3/√y, कोई दिक्कत नहीं है, रूट देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे सेम वही, देखो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो है 2, ठीक है, इसको हम 2 लिख सकते हैं इंटू 1/√x। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो ये वाला स्टेप नहीं लिखा है, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्लस 3, ये हमें पेपर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इंटू 1/√y इक्वल्स टू 2। तो जो 1/√x है और 1/√y है, इसकी जगह पे हमने u रख लिया है और v रख लिया है। तो जो ये वाली इक्वेशन है वो क्या बन गई, ये बन गई 2u। ठीक है, 1/√x की जगह पे u आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में, प्लस 3/√y की जगह पे v आ गया, इक्वल्स टू 2 आ गया। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। अब हमने वही एलिमिनेशन मेथड यूज करके मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके u और v की वैल्यू फाइंड कर ली। ये v की आ गई, u की आ गई। अब जब u और v की वैल्यू आ जाए, हमारा आंसर x और y की फॉर्म में आना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो x और y के सॉल्व करने के लिए आई हुई हैं। तो हमने 1/√x माना था u को, तो u हमारे पास 1/2 आया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x इक्वल्स टू 2 आ गया। हमें तो x चाहिए, तो इसको हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। सेम ऐसे ही 1/√y की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है x, जो कि डिनोमिनेटर में है, y तो हमारा न्यूमरेटर में ही है। तो इस y को हमें कुछ भी और वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 1/x को, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है ना, क्योंकि 4/x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/x। ठीक है, तो जो ये 1/x है, हम सिर्फ इसको ही, और ये तो हमारे पास 3y वैसे ही है, तो इसको तो कुछ न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर से तो हमको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तभी कोई नया वेरिएबल रखते हैं जब हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो ये आ गया हमारे पास 4u प्लस 3y, y हमने चेंज नहीं किया है, तो बस 1/x की जगह पे u रखा है, इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन बन गई 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व अपने आप करेंगे, तो u की वैल्यू आ रही थी 5, और u हमने क्या रखा है 1/x, है ना, तो 1/x की वैल्यू यानी 5 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू -2। फोर्थ पार्ट में इस तरीके से है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल वेरिएबल नहीं है, बल्कि एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, x -1 y -2। अब इसमें तो हम x को अलग से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो माइनस और प्लस में है,
और माइनस प्लस में होता है तो हम x और y को अलग अलग नहीं लिख सकते। तो हमें इस पूरे ही एक्सप्रेशन को एक साथ ही एक नया वेरिएबल रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो 5 है वो तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया, उसके बाद 1/x-1 को, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1 इंटू 1/y-2 रख सकते हैं इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो 1/x-1 है इसको हमने u मान लिया, और यहाँ पे जो 1/y-2 है इसको हमने v मान लिया। तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। सॉल्व करने के बाद u और v की वैल्यू आ जाएगी। u आया 1/3, v भी हमारा 1/3 आया। अब u हमने किसको माना था, u हमने माना था 1/x-1 को, ठीक है। तो 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3 हो गया, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x-1 इंटू 1 x-1, 3 इंटू 1 3, 1 यहाँ चला गया, 4 आ जाएगी x की वैल्यू। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने पे 5 आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ पार्ट मैंने नहीं करवाया है, फोर्थ अपने आप कर लेना। फिफ्थ भी मैंने देखो करके रखा है। यहाँ पे जो है इन दोनों के ही नीचे एक्स वाई है है ना, इन दोनों के ही नीचे एक्स वाई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, ये एक्स वाई है ना, दोनों के ही नीचे है, तो एक बारी एक्स वाई को मैंने 7x के नीचे रख लिया एक्स वाई, और एक बारी 2y के नीचे रख लिया एक्स वाई, ठीक है। इसको हम अलग अलग रख सकते हैं ना, दोनों एक्सप्रेशन दोनों टर्म्स के नीचे एक्स वाई रख सकते हैं। जब मैंने 7x के नीचे एक्स वाई को रखा तो एक्स कैंसिल हो गया, जब मैंने 2y के नीचे रखा तो y कैंसिल हो गया। तो बची क्या इक्वेशन, 7/y - 2/x इक्वल्स टू 5। अब ये वैसी ही इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जो ये सेकेंड वाली इक्वेशन थी, इसको भी मैंने एक्स वाई को अलग अलग 8x और 7y के नीचे अलग अलग रख दिया। x कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो मान लेते हैं कोई नया वेरिएबल। 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिया, तो जो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आई थी ये इस तरीके से आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे, u और v की वैल्यू निकालेंगे, और जब u और v की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे। u 1/x को माना तो यहाँ से x आ जाएगा, v 1/y को माना तो y आ जाएगा। सिक्स्थ वाली भी सेम ऐसे ही है ना। अगर आप चाहो तो इस एक्स वाई को इनके नीचे लाके रख सकते हो, है ना, इस एक्स वाई को इनके नीचे लाके फिर कैंसिल कर सकते हो। मैंने हाँ यहाँ पे यही किया है, इन पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। क्यों एक्स वाई से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स वाई तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस एक्स वाई को हम इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में ले आए हैं, ये यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, तो एक्स वाई यहाँ आ गया, एक्स वाई यहाँ आ गया, यहाँ पे एक्स वाई आ गया, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 6/y + 3/x इक्वल्स टू 6। यहाँ पे आप 1/y को v रख लो, 1/x को u रख लो, सॉल्व कर दो, यहाँ भी 1 इक्वेशंस बन जाएंगी, u और v की वैल्यू आ जाएगी, फिर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स। जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स और लीनियर इक्वेशन काफ़ी मिलती जुलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही कॉमन वाली वर्ड प्रॉब्लम है स्पीड ऑफ बोट, रोइंग वाली। एक बार मैं क्वेश्चन भी पढ़ लेती हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोला है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। ऋतु जो है सबसे पहले तो रोइंग का मतलब क्या होता है, रोइंग का मतलब होता है बोट चलाना, ठीक है। रो करने, ROW, रो का मतलब होता है बोट चलाना, चप्पू चलाना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम की डायरेक्शन में। स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, लहरें, समुद्र की जो लहरें होती हैं उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो समुद्र की लहरों की भी अपनी एक स्पीड होती है जिससे वो बह रही होती हैं, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में समुद्र की स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी जा रही है। अगर स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसके ऊपर वाली बोट भी, ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट को कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, कम मेहनत करनी पड़ेगी जाने के लिए। ये हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम आपकी इस डायरेक्शन में है और बोट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, ठीक है।
तो एक जगह पे जाने के लिए अगर डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है, अगर स्पीड दोनों में सेम है बोट की। और ये अपस्ट्रीम में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, यानी कि लहरें तो इस डायरेक्शन में है और बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है इसको, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ऋतु जो है वो डाउनस्ट्रीम में, यानी कि जब वो डाउनस्ट्रीम में जाती है तो 20 किलोमीटर उसको कवर करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। जब वो अपस्ट्रीम में जाती है तो उसको 4 किलोमीटर कवर करने में ही 2 आवर्स लग जाते हैं, है ना। सिर्फ 4 किलोमीटर वो 2 आवर्स में कवर कर पा रही है क्योंकि अपस्ट्रीम में एंटी चल रही है, और डाउनस्ट्रीम में उसको 2 आवर्स में वो 20 किलोमीटर चल लेती है। अब हमें ये बताना है कि उसकी स्पीड, स्टिल वाटर यानी कि जब समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है, उनकी कोई स्पीड नहीं है, स्टिल वाटर में उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। स्पीड जो है वो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी। और करंट का मतलब भी स्ट्रीम ही होता है, करंट मीन्स स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी है। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम वेरिएबल्स मान लेते हैं। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट। यहाँ पे हमेशा ना जो भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के चैप्टर में भी है, तो यहाँ पे आपको यही 2 वेरिएबल्स मानने हैं। एक तो बोट की स्पीड आपको मान लेनी है, ठीक है, स्टिल वाटर में वो है x किलोमीटर पर आवर। दूसरी आपको स्ट्रीम की स्पीड माननी है, वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। यही दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है और इन्हीं दोनों को हम वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब भी आपको पता चल गया। अब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम और बोट जा रही हैं तो यहाँ पे जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो कुल मिला के जो स्पीड हो गई वो हो गई x प्लस वाई। और अगर अपस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड कम हो जा रही है, ओवरऑल जो फाइनल स्पीड है वो कम हो जा रही है। कम क्या किस में से, अब बोट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी इसकी स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी इसको इस स्ट्रीम के एंटी यानी अगेंस्ट में जाने के लिए। तो बोट की स्पीड यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करेंगे, x माइनस वाई आएगा, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा बोट की स्पीड में से ही स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी, क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा हमेशा रहती है स्ट्रीम की स्पीड से, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये जो 4 लाइनें हैं ये आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में हमेशा लिखनी है। एक हमने मान ली बोट की स्पीड जो हमें फाइंड करनी है x, और एक हमने मान ली स्ट्रीम की स्पीड y जो हमें फाइंड करनी है। डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती हैं, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं। कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, वो स्ट्रीम की स्पीड में से बोट की स्पीड को माइनस कर देते हैं, y माइनस एक्स लिख देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जब उसको डाउनस्ट्रीम जाना होता है तो उसको 2 आवर्स का टाइम लगता है। यहाँ पे हमें टाइम की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 20 किलोमीटर जाती है डिस्टेंस, स्पीड डाउनस्ट्रीम है तो हम डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड यूज करेंगे x प्लस वाई। कितना टाइम तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया कितना है, टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अभी नहीं आई है, अभी कैसे बना सकते हैं हम, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा। आप चाहो तो 2 को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस वाई, ये आ गया 10। तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे पढ़ते हैं, अगली बारी वो बोल रही है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में अपस्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है उसको, 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को यहाँ ले x माइनस वाई को यहाँ ले, तो 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू ले आओ। इसमें आपकी x की वैल्यू आ रही है 6, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। तो आपकी x और y हमारे पास नीचे, और वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड के फॉर्म में आंसर लिखना है कि स्पीड ऑफ बोट हो गई आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है
ये बहुत सारे तरीके से आता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है। मैन वुमेन करके आ जाता है, बॉय गर्ल करके आ जाता है, ठीक है। अब ये मैंने बहुत बढ़ा के एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, लेकिन आपको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, ये सिर्फ पेपर में, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें ना देखो ये बोला है कि 2 women and 5 men को अगर एक काम दिया जाता है वो 4 days में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर 3 women और 6 men को काम दिया जाता है तो वो वही काम 3 days में फिनिश करते हैं। अब हमें ये बताना है कि एक विमेन अकेले उस काम को कितने टाइम में फिनिश करेगी और एक आदमी अकेले उस काम को कितनी देर में फिनिश करेगा। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम एक्स और वाई मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि एक वुमेन जो है वो एक्स डेज में काम कंप्लीट करके देगी और एक आदमी वाई डेज में काम कंप्लीट करके देगा, ठीक है। इसका मतलब अगर एक्स डेज में एक वुमेन जो है वो पूरा काम कर लेती, पूरा मतलब कि पूरे काम को हम फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं ना, तो 1 डे में वुमेन कितना काम करेगी 1/x पार्ट, और 1 डे में मैन कितना करेगा 1/y पार्ट। अब हमारे पास तो एक वुमेन और एक आदमी नहीं है, हमारे पास तो 2 women और 5 men है। तो 2 women कितना काम कर लेंगे एक दिन में 2/x, 5 men एक दिन में कितना काम कर लेंगे 5/y। दिन हमारे पास एक्चुअली में उन्होंने टोटल कितने दिए हैं 4 days, यानी 2 women 1 डे की जगह पे 4 days में कितना काम करेंगे 4 × 2/x हो जाएगा, यह जाएगा 8/x। 4 days में 5 men कितना काम करेंगे 4 × 2 हो जाएगा तो 20/y। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी, यानी कि 4 दिन में 2 women 8/x काम कर लेती हैं, यानी कि 8/x काम women का, और 4 दिन में 5 men 20/y काम कर लेते हैं, यानी 20/y काम men का। दोनों का मिला के हमारे पास टोटल काम 1 हो जाता है। 1 ही लेते हैं हम फ्रैक्शन में पूरे काम को। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, और ये सारा आपको लिखना ही नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको सिर्फ ये दोनों लाइनें लिखनी है ऊपर की। 1 women हम मान लेते हैं कि 1 women जो है वो x डेज में काम कंप्लीट करेगी और 1 man y डेज में काम कंप्लीट करेगा। अब जितने women और जितने डेज दे रखे हैं उनको इनटू करो और डिवाइडेड बाय x, ठीक है। women कितने दे रखी थी 2 इंटू डेज कितने दे रखे थे 4, तो 2 × 4 8/x, और men कितने दे रखे थे 5 और डेज कितने दे रखे थे 4, तो 5 × 4 20/y इक्वल्स टू 1। अब सपोज मुझे सेकेंड इक्वेशन बना ले, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए सारा थोड़ी देखेंगे, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे कि 3 women और 6 men। तो 3 women कितने दिन में काम बोला है 3 days में, तो 3 × 3 डिवाइडेड बाय women के लिए कितना है x, प्लस 6 men यानी 6, और डेज कितने हैं उतने ही 3 days में अपॉन y पूरा काम कर ले, ठीक है। तो बस सेकेंड इक्वेशन आ गई 9